बुलेटिन का आगाज करें और अब आपको बताएं, जिला कोरंगी में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। 17 साल लड़का फजर की नमाज पढ़ने गया, फिर वापस न आया, बल्कि डाकुओं के हाथों मारा गया। इलाका मकीनों के मुताबिक डाकुओं ने एक घर को लूट लिया और जाते हुए नौजवान के सर में गोली मार दी। एसएसपी कोरंगी ने एसएचओ को मुअत्तल कर दिया है। रवा साल डकैती मुज़ाहमत पर 4 अफराद कातिल जबकि मुतादिद अफराद जख्मी भी हो चुके हैं। रिपोर्ट करेंगे उसामा मलिक। में शहरियों की जिंदगियां डाकुओं के रहमो करम पर। जिला कोरंगी में नौजवान डकैतों की भेंट चढ़ गया। तस्वीर महल के करीब सुबह 6 बजे 6 मुल्जिमान जाहिद नामी शहरी के घर में घुसे। मुल्जिमान वारदात के बाद सोने के जेवरात, मोबाइल फोन, नकद रकम और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो रहे थे, लेकिन जाते हुए रास्ते में नजर आने वाले 17 साल जफर को सर में गोली मार दी। इलाका मकीनों और मकतूल के रिश्तेदारों ने वारदात की तफसील बताई। बोले, डकैत लोहे की जालियां काट कर अंदर घुसे, घर वालों को यरगमाल बनाया और आजादाना लूटमार की। आज तो एक हद कर दी इन्होंने कि एक बेकसूर बच्चे की जो है इन्होंने जान ले ली। ये सामने घर है, मैं भी इसी इलाके में रहता हूँ। मुझे बताया गया है कि वो पीछे लोहे के जीने से अंदर कुछ 5 या 6 लोग जो है वो चढ़े हैं घर के अंदर। घर की पूरी तलाशी ली घर में। ये सुबह तकरीबन 6 बजे का वाक़या है। ये 6 बजे का ये वाक़या है। घर में घुसे हैं और वहाँ से इन लोगों ने घर की पूरी तलाशी ली है। पूरा सामान जो है वो तितर बितर किया है। लवाहिकीन के मुताबिक जफर सुबह फजर की नमाज पढ़कर आ रहा था कि बराबर वाले घर में डकैती हो रही थी। फायरिंग की आवाज सुनी तो बाहर आकर देखा जफर के सर से खून निकल रहा था। पढ़ के वापस आ रहा था तो 2 घरों में डकैती हुई है। 2 घरों को डकैती के बाद इसका घर इसके करीब था, बस यहाँ से चंद कदम पे था। तो जब गोली की आवाज़ आई है तो घर वाले बाहर निकल के देखा तो इसके सर में गोली लगी हुई है। रवा साल जिला कोरंगी में अब तक 2 अफराद डाकुओं के हाथों अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं, जबकि मजमूई तौर पर पूरे शहर में डकैती मुज़ाहमत पर 4 अफराद कत्ल जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब एसएसपी कोरंगी ने नाकिस कारकर्दगी पर एसएचओ जमान टाउन रिजवान कुरैशी और इंचार्ज तस्वीर महल चौकी को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अनुषा जाफरी के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। और नाजरीन, शहर कायद में मुबैना अगवा का एक और वाक़या सामने आ गया। गार्डन हसन लश्करी के एक ही मोहल्ले से 2 बच्चे लापता। गुमशुदगी को कई घंटे गुजर गए मगर ताहाल कुछ पता न चला। 4 साला इलियान और 6 साला अली रजा पड़ोसी हैं। पुलिस ने वालिदैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे उसामा मलिक। कायद में नया खतरा मंडलाने लगा। बच्चों के मुबैना अगवा के वाकयात। नॉर्थ कराची के 7 साला सारिम के बाद गार्डन के 2 बच्चे भी मुबैना तौर पर अगवा। हसन लश्करी के एक ही महल्ले के 2 बच्चे गायब होने से कोहराम मच गया। 4 साला अलियान और 6 साला अली रजा दोनों पड़ोसी हैं। वालिदैन गम से निढाल, बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरे से छोटे मुझे अली चाहिए, वो मेरा लाडला भाई था, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी, उसको अली बनाओ। अलियान के वालिदैन का कहना है कि अलियान बहन भाइयों में सबसे छोटा था। मदरसे से आकर बाहर खेल रहा था। बहन ने कहा कि अलियान मेरा लाडला था, मुझे वो चाहिए। हम जहाँ भी जा रहे हैं तो हमें यही मालूम पड़ रहा है। अभी यहाँ पे था, किसी ने देखा था यहाँ पे खेल रहे थे। उन्होंने उनको मना किया कि बेटा आप लोग यहाँ क्या खेल रहे हो, जाओ घर की तरफ। वो बच्चे थे, बच्चे और आगे चले गए। उनको किडनैप किया जा रहे हैं। ये हुकूमत क्या कर रहा है? सिंध आईजी से हमारी ये अपील है कि वो हमारे बच्चों को हर में हमें दिलवा दे, बल्कि हमारे बच्चों को नहीं, सबके बच्चों को। अली रजा के वालिदैन का कहना था कि अली सबसे बड़ा था, स्कूल से वापस आकर बाहर खेल रहा था। गरीब है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। इन बंदे मजदूरी करते हैं, हमारी किससे दुश्मनी? आप बाहर हमारे घर की कंडीशन देख ले, हमारी दुश्मनी किससे होगी? बस खेलते खेलते बहन के साथ बाहर निकल गया। उसके बाद मैं 10 मिनट के बाद निकली तो वो मुझे नजर नहीं आया। इलाका मकीनों का कहना था कि थाने में रिपोर्ट करा दी, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल सका। वाकये से हमारे बच्चे भी गैर महफूज हो गए हैं। अपने गेट के बाहर खेल रहे थे, एक नहीं 2 बच्चे, एक का नाम अली रजा था, एक का नाम अली था। एक मेरे चाचा का बेटा है और एक मेरे पड़ोसी का बेटा है। यहाँ पर हमारे बच्चे जो गेट के बाहर खेलते हैं वो गैर महफूज है, महफूज नहीं है। अभी तक इन बच्चों का अता पता नहीं है। अस्पतालें देख ली, थानों में रिपोर्टें करवा दी, FIR कटवा दिए, रात से लगे हुए, अभी तक बच्चों का पता नहीं है। पुलिस ने वाकये का मुकदमा वालिदैन की मुद्दत में दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। वालिदैन ने सिंध हुकूमत, IG सिंध और दीगर हुक्काम से अपील की है कि हमारे बच्चे सही सलामत हमें वापस ला दें। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। लियारी आर्ट चौक के करीब ज़ेर तामीर इमारत में दस्ती बम हमला, जिसके नतीजे में 45 साला अली मोहम्मद जख्मी हुआ। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस जाए वक़ूअ से शवाहिद इकट्ठे कर रही है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं इस खबर की जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुबश्शिर हुसैन से। बताइएगा मुबश्शिर।
جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ لیاری آرٹ چوک کے قریب ایک زیر تعمیر عمارت میں دستی بم حملہ ہوا تھا. میں اسی مقام پر موجود ہوں. اطلاع ملتے ہی فوری طور پر پولیس اور ایس ایس پی سٹی عزیز عارف صاحب میرے ہمراہ موجود ہیں. سر کیا معاملہ ہے، کیا لگتا ہے کیا ہوا تھا؟ یہ ایک کلاکوٹ کے علاقے میں یہ جو لیاری آرٹ چوک کا ایریا ہے، یہاں پر ابھی کیا بتا رہے کہ کوئی بلاسٹ ہوا ہے. میں یہی وزٹ کرنے کے لیے آیا تھا اور میں نے وزٹ کیا ہے. اس میں گیٹ پہ میں نے کچھ نشان ہم نے دیکھے ہیں، جس کو ابھی بی ڈی یہاں پر پہنچ گئی ہے اور وہ آ کے ابھی چیک کرے گی، پھر وہ اس کا بتائے گی کہ یہ کس چیز سے دھماکہ ہوا ہے. باقی جو یہاں کے جو انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ ہے، اس کے جو مالک ہیں، میں نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ کو کوئی ایکسٹورشن کی کوئی کال آئی ہو یا کوئی آپ کو پرچی آئی ہو، تو ان کا یہ تھا کہ مجھے اب تک ایسا، میں کافی ٹائم سے کام کر رہا ہوں، مجھے ایسی کوئی پرچی یا ایکسٹورشن کی کال نہیں آئی ہے. اب اس کے محرکات باقی چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا ایشو ہو سکتا ہے، اس کو پھر آپ سے شیئر کریں. جی جیسا کہ میرے ساتھ ایس ایس پی عزیز عارف صاحب موجود تھے. ان کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے پولیس کی جانب سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. ابھی کچھ بھی تخمینہ لگانا قبل از وقت ہے. جب شواہد اکٹھے ہوں گے اور جو زخمی ہیں اور جو اس عمارت کے زیر تعمیر عمارت کے مالک ہیں، ان سے بھی موقف قلم بند کیا، اس کے بعد ہی تمام تر جو مماثلت ہے اور دشمنی کا شاخسانہ یا بھتے کے متعلق کوئی کال موصول ہوئی تھی یا اس کا شاخسانہ، اس پر تحقیقات کا آغاز کیا جائے گا. جی آپ کو بتائیں کہ انٹر بورڈ آفس میں اسکروٹنی فارم جمع کروانے کے لیے طلبہ کا رش لگا رہا. 2200 کے قریب اسکروٹنی فارمز بورڈ آفس میں جمع. نامور کالجز کے طلبہ بھی نتائج سے ناخوش نظر آئے. شکوہ کیا میٹرک میں A1 گریڈ لیا اور انٹر میں 5 پیپر میں فیل کر دیا گیا. تفصیلات جانیں گے سید زبیر راشد کی اس رپورٹ میں. انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی کے متنازع نتائج. اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کسی کو کچھ پتہ نہیں. اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی میں اسکروٹنی فارم جمع کرانے کا سلسلہ تیزی سے جاری. ایس ایم اور ڈی جے جیسے نامور کالجز کے طلبہ نتائج سے نالا. کہا میٹرک میں A1 حاصل کیا اور انٹرمیڈیٹ میں 5 پرچوں میں فیل کر دیا گیا. پیپر تو بڑے اچھے رہتے ہیں ہمارے اس دفعہ، لیکن یہ جو ہمارے ہاتھ میں وہ رزلٹ آیا نا، یہ بڑا مطلب بہت ہمارے کو پریشان دکھنے والا رزلٹ ہے. کہ میٹرک کے بھی ہم نے پیپر دیے تھے، جس طریقے سے ہم نے پیپر دیے تھے ویسے ہی ہمارا رزلٹ آیا تھا. 9 کا بھی یہی تھا، لیکن اس دفعہ جو فرسٹ ایئر کا رزلٹ ہے یہ سمجھ سے باہر ہے. کچھ کیا کہیں ابھی ان کو ہم لوگ کیا بول سکتے ہیں. ابھی دی ہے ہم لوگوں نے اسکروٹنی دی ہے، تو پھر اس کے بعد آئے گا رزلٹ. تو پھر کچھ متاثرہ طلبہ نے شکوہ کیا کہ کسی کو اگر پاس بھی کیا تو صرف 30% نمبر دیے، اس پر تو کسی جامعہ میں داخلہ نہیں ہو سکے گا. پیپر تو خیر نہیں رکے، لیکن جو نمبر ہے میرے وہ بہت ہی زیادہ کم ہے اور 30% میری بنی ہے. اب یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا، کرے تو کریں گے آپ. نمبر ایک تو اتنے کم، بندہ کرے تو کرے کیا. مطلب کہ ہر طرف سے جو ہے نا، ہر طرف سے گیا ہوا ہے. طلبہ نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے تاکہ تعلیمی سال ضائع نہ ہو. اسکروٹنی کی مد میں جمع ہونے والے فارمز کا جواب 1 مہینے بعد آئے گا. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21. بیوروکریٹس کو وائس چانسلر بنانے پر اساتذہ برہم. فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز ایکڈیمک اسٹاف ایسوسی ایشن نے جامعات میں کلاسز کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. جبکہ اساتذہ کی جانب سے مطالبات منظور نہ ہونے پر اسمبلی اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کی بھی دھمکی دے دی گئی ہے. رپورٹ کریں گے سید زبیر راشد. بیوروکریٹس کو وی سی بنانا جامعات کی خود مختاری پر حملہ قرار. فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن نے 2 روزہ کلاسز بائیکاٹ کا اعلان کر دیا. پروفیسر ناگراج، پروفیسر محسن علی، پروفیسر کلیم اللہ اور دیگر نے مشترکہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ جمعرات اور جمعہ سندھ بھر کی جامعات میں کلاسوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا. یہ سجیشنز نہ ہونی چاہیے. اگر ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہی کل سے یونیورسٹیز بند کر رہے ہیں. ہم اکیڈمک ایکٹیویٹیز یونیورسٹیز میں بند ہوگی. منڈے کو ہم دوبارہ آن لائن یا فزیکلی کوشش ہے ہماری کہ انشاءاللہ تعالیٰ NED میں میٹنگ ہوگی ہماری. اگر NED میں میٹنگ نہیں ہو سکتی تو آن لائن ہم میٹنگ کر کے باقی جو نیکسٹ لائن آف ایکشن ہوگی، لائے عمل ہوگا، وہ بتا دیں گے. اساتذہ نے کہا کہ پیر کو اگلے لاہے عمل کا فیصلہ کیا جائے گا، جس میں سندھ بھر کے اساتذہ، سندھ اسمبلی اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کیا جائے گا. اگلا مرحلہ اس سے بھی سخت ہوگا اور جو دوسرا نیکسٹ اسٹیپ ہوگا وہ اس سے بڑا سخت ہوگا. وہ یہ ہو سکتا ہے اگر اسمبلی کا اجلاس منڈے کو شروع ہو رہا ہے تو ہم منڈے کو اسمبلی کے اجلاس کا گھیرا کریں گے. ساری سندھ کی یونیورسٹیز سے پوائنٹ بسز لے کر آئیں گے ٹیچرز کو اور یہاں احتجاج کریں گے. اور دوسرا کانٹریکٹ پہ یہ جو لا رہے ہیں، آپ کے پاس اچھے ٹیچر نہیں آئیں گے. آپ 50,000 دیں گے، 1,00,000 روپے دیں گے،
जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी तो अभी इतने बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं, BS है, MPhil है, कौन आएगा? असातिज़ा ने यूनिवर्सिटीज़ में ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती आला तालीमी इदारों की खुद मुख्तारी और तालीमी मयार के लिए भयानक साबित होगा। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। कुछ बात करेंगे बिजली की लोड शेडिंग की। तो मौसम सरमा में भी बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। रोशनियों के शहर में कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह से मुतासर है। इलाहाबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में कारोबारी औकातकार में लोड शेडिंग से कारोबारी तबका भी परेशान हो गया। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। कराची में लोड शेडिंग ने घरेलू समेत कमर्शियल सार्फिन को भी अजियत में मुब्तला कर दिया। लियाकताबाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बिजली की तवील लोड शेडिंग, कारोबारी तबका मुश्किलात से दो चार। दुकानदारों का दावा है कि मार्केट में 80% बिजली के बिलों की अदायगी के बावजूद दिन में कई बार बिजली की लोड शेडिंग होती है। कारोबार करना मुश्किल हो गया। 80% तो है, 20% नहीं होगी, मगर उसके बावजूद भी लोड शेडिंग तो अपनी जगह हो रही है ना। पहले 2 टाइम की होती थी, अब 5 टाइम की हो रही है। भाई ग्राहक कहाँ आएगा कारोबार में? ये तो पंखे वाले ये तो चेक करा के देते हैं, कहाँ से कराएंगे? लाइट नहीं है। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि शहर में कहीं भी गैर इलानी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। वो इलाके जहां बिजली चोरी होती है सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। जिला बस्ती की टाउन हुकूमतों में मुलाजमीन के दीवाना मसाइल 2 बरस बाद भी हल न हो सके। फंक्शनल लीग लेबर विंग के रहनुमा सैयद नजम रिजवी कहते हैं सबर का पैमाना लबरेज हो चुका, अब दमादम मस्कलंतर होगा। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। बस्ती की 5 में से 2 टाउन हुकूमतें बदस्तूर मुलाजमीन की ना दहंदा। रहनुमा लेबर विंग फंक्शनल लीग नजम रिजवी ने मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी पर सवाल खड़े कर दिए। कहते हैं लियाकताबाद, नाजमाबाद और गुलबर्ग टाउन में मुंतखब नुमाइंदों की तवज्जो सिर्फ मनपसंद अफसरान और ठेकेदारों को नवाजने पर मरकूज है, मगर अब ऐसा नहीं चलेगा। 2 साल से क्या एरियस के ऊपर वर्किंग चल रही थी, यहाँ और भी मामला चल रहे हैं। यहाँ पे भी वही अफसरानों को जो है नवाजा जा रहा है, उन्हीं अफसरान और 4 अफसरान को जो है लुक आफ्टर और उन्हीं के तहत जो है सारी चीजें यहाँ पे गुलबर्ग टाउन में भी चल रही है। तो और उसके अलावा जो है वो ठेकेदार भी जो है सुना है कि अब ठेकेदार भी जो है वो इन मामलात में जो है इंटरफेयरिंग कर रहे हैं। मजदूर यूनियन के रहनुमाओं का कहना था कि मुलाजमीन को बकाया जात मिल रहे हैं, न मेडिकल की सहूलत, जबकि ग्रुप इंश्योरेंस और टाइम स्केल का हक भी छीना जा रहा है। ये सिलसिला बंद न हुआ तो अब दफातर की तालाबंदी करके एहतजाज होगा। आगे यही होगा, और इन कामों पे नहीं हुआ तो फिर दफ्तरों में ताला बंद होगा, रोडों पे हड़ताल करेंगे। क्योंकि ना हमारे वाजबात मिल रहे हैं, ग्रुप इंश्योरेंस करता है वो किसकी जेब में जाता है पता ही नहीं, और ना हम लोगों को कोई मेडिकल फैसिलिटी मैसर है। 3 टाउनों में जो एरियर का मसला था, नाजमाबाद, न्यू कराची और लियाकताबाद, जो भी मुंतखब नुमाइंदे आए हैं उनसे ये उम्मीद थी कि ये आने के बाद तमाम मुलाजमीन की मसाइल हल करेंगे, लेकिन कोई मसाइल हल नहीं हुए। लिहाजा जो वो भी पुराने अफसरान की डगर पे चल पड़े। लिहाजा अब उम्मीद किसी से भी नहीं है। लिहाजा अब हम आगे इसे तालाबंदी भी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे। मजदूर रहनुमाओं ने वाजे किया कि टाउन हुकूमतों के म्यूनिसिपल कमिश्नर भी बल्दियाती नुमाइंदों के गैर कानूनी कामों की सरपरस्ती कर रहे हैं, जो किसी सूरत कबूल नहीं। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कुछ बात करेंगे मुल्क की मईशत की। तो स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के तीसरे रोज मार्केट का मनफी अख्ताम हुआ। 100 इंडेक्स 308 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,14,495 की सतह पर बंद हुआ। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अयास राना की इस। मार्केट में कारोबार के तीसरे रोज आगाज पर मुस्बत रुझान, दिन के इख्तिताम से कबल मार्केट मनफी जोन में चली गई। स्टॉक मार्केट के माहिर जिब्रान सरफराज का कहना है कि मार्केट में अब बड़े उतार चढ़ाव रुक गए हैं। मामूल के अंदाजे में कारोबार जारी है। फार्मास्यूटिकल, स्टील, फर्टिलाइजर और दीगर सेक्टर्स में काम शुरू हो गया। आइंदा माह से कंपनियों की कारकर्दगी रिपोर्ट भी आने लगेगी तो मार्केट में मजीद तेजी रिकॉर्ड की जाएगी। पहले फर्टिलाइजर सेक्टर अच्छा चला, आपका बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अब ऑटो सेक्टर की बारी है। स्टील सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया। इंटरेस्ट रेट कम होने से ज़्यादातर स्टील सेक्टर और जो इसके साथ साथ जो भी जो मॉर्गेज पे या प्लेज पे या बैंक के थ्रू काम करते हैं उन पे जो है काफ़ी अच्छा असर पड़ा है। आज 454 कंपनियों के 39 अरब 64 करोड़ मालियत के 65 करोड़ 54 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। 175 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 225 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरा टीम के साथ अयाज राना, सिटी 21। कराची चैम्बर की सालाना रिन्यूअल फीस में 3800 रुपये का इजाफा हुआ। बिजनेसमैन अलायंस ने इजाफे को मुस्तरद कर दिया।
DGTO को तहरीरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे काविश मेमन। चैम्बर का इकदाम नामंजूर, बिजनेसमैन अलायंस फिर खुलकर सामने आ गया। सालाना रिन्यूअल फीस में इजाफा मुस्तरद। रुकन बिजनेसमैन अलायंस शर्जील गोपलानी कहते हैं कानून के मुताबिक फीस 1200 रुपए है। अगर कोई तरमीम हुई है तो इसे कानून का हिस्सा बनाया जाए। DGTO और सेक्रेटरी जनरल कराची चैम्बर को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया है। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल जो है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, उसका आर्टिकल नंबर 6I वो ये कहता है कि 1200 रुपये फीस है। आपने अगर इसमें अमेंडमेंट कराई थी तो वो कहा है, तो अब तक जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल जो है उसके तहत 1200 रुपये फीस है और 1200 से फीस वो ज़्यादा ले नहीं सकते। अब हम इसी बात के ऊपर जो हमने प्ली डाली है कि हमने DGTO कॉमर्स को भी लिखा है और हमने सेक्रेटरी जनरल कराची चैम्बर को भी लेटर भेजा है कि भाई आपका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ये कहते हैं 1200 रुपये फीस है। अब तक हमें इसका जवाब नहीं आया है, अब हम इंतजार कर रहे हैं, वरना फिर हम कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। इस्माइल लालपुरिया बोले कराची चैम्बर गैर कानूनी इकदाम कर रहा है, DGTO फौरी नोटिस लें। कानून के हिसाब से 1200 रुपये फीस है, लेकिन ये गुज़िश्ता कुछ सालों से जो है 5000 रुपये फीस ले रहे हैं जो गैर कानूनी है। जिस तरह इन्होंने इलेक्शन में भी बहुत सारे गैर कानूनी काम किया और DGTO से हमने फैसले वो जीते, इसका भी जो है हमने चैम्बर को भी लिखा है लेटर और DGTO को भी लिखा हुआ है। इंशाल्लाह ये भी हम जीतेंगे और हमारी जितने भी चैम्बर के मेंबरान हैं उनको हम रिलीफ दिलवाएंगे 1200 रुपये। बिजनेसमैन अलायंस के अहदेदारों ने DGTO से मुतालबा किया कि वो कराची चैम्बर को इस बात का पाबंद करें कि वो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के मुताबिक 1200 रुपए फीस वसूल करे। 5000 रुपए की वसूली के नोटिस को कलअदम करार दें। कराची चैम्बर कानून के मुताबिक मेंबरान की सालाना तजदीद कराए। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तानी ग़ज़ाई अजनास, खेलों के सामान और सर्जिकल मसनूआत दुनिया भर में मकबूल हैं। पाकिस्तान साउदर्न अफ्रीका ट्रेड फेडरेशन समेत दीगर मुल्कों में तिजारत को बढ़ाने के लिए कोशिश है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे वसीम इफ्तिखार। रसीले मीठे आम, कैल्शियम से भरपूर कीनू, लंबे और खुशबूदार चावल, खेलों के सामान, सर्जिकल मसनूआत, अफ्रीका समेत दुनिया के कई ममालिक पाकिस्तान से तिजारत के लिए कोशा। बेहतरीन ग़िज़ाई अजनास और खेलों और दीगर अशिया की बदौलत अफ्रीका पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मंडी बन सकती है। पाकिस्तान साउदर्न अफ्रीका ट्रेड फेडरेशन के चेयरमैन मोहम्मद रफीक मेमन ने बताया कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी बिलखुसूस एक्सपोर्टर्स के पास अफ्रीका की 1 खरब से ज़ायद आबादी को अपने मसनूआत मुतारिफ कराने और तिजारत को बढ़ाने के लिए बेहतरीन मौके मौजूद हैं। अफ्रीका इज़ ए ह्यूज मार्केट। आप सिर्फ मैं अगर सिर्फ सदर्न और ईस्ट अफ्रीका की बात करूं तो आप बिलीव करें कि 65% जो ट्रेडिंग हो रही है या ट्रेड हो रहा है वो इन तकरीबन 20 मुल्कों के दरमियान हो रहा है। तो आप लगा लें अंदाज़ा कि अगर 1.3 ट्रिलियन की अगर इनकी इंपोर्ट है, इसका अगर 60% या 65% रेशो लगा लें तो ये अबाउट 800 बिलियन जो बनता है ये इन 20 मुल्कों से बनता है जिसमें हम रह रहे हैं, यानी कि सदर्न और ईस्ट अफ्रीका। पाकिस्तान साउदर्न अफ्रीका ट्रेड फेडरेशन पाकिस्तान के सदर ज़की अहमद शरीफ ने बताया कि पाकिस्तान अफ्रीका के 54 ममालिक में से 20 ममालिक में एक्सपोर्ट करता है। इलाके की आबादी 1.32 बिलियन हो, तकरीबन 16 से 20% दुनिया की आबादी अफ्रीका में है और GDP बता दिया आपको कि 3.1 ट्रिलियन का GDP है। इम्पोर्ट से बता दिया आपको 1.3 ट्रिलियन के इम्पोर्ट्स हैं और एक्सपोर्ट्स 1.1 ट्रिलियन के हैं। पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट ही बता दिया आपको 2 बिलियन से कम तकरीबन। फेडरेशन सिंध के सदर राशिद सिद्दीकी ने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए SEFC के किरदार को सराहा और बताया कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियों फैक्ट्रियों की तादाद 45,000 से जायद है। यौमिया $2,740 की एक्सपोर्ट से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को $5 ट्रिलियन तक ले जाया जा सकता है। $2,740 यौमिया, ये 45,000 लोग अगर एक्सपोर्ट करने लगे तो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 5 ट्रिलियन की बढ़ जाएगी। मैं मीडिया के तवज्जुह से फिगर देना चाहूँगा कि जो 45,000 सनतें अगर 2,740 के हिसाब से डेली के हिसाब से अगर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें तो हम 5 ट्रिलियन तक जा सकते हैं। अब इन $2,740 की एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास पूरा ग्राउंड तैयार है। फेडरेशन के रहनुमाओं ने बताया कि पहले मरहले में पाकिस्तान की सयाहत, सर्जिकल, स्पोर्ट्स, मेडिकल, एग्रीकल्चर, डिफेंस सेक्टर को फरोग देने के लिए काम कर रहे हैं। जल्द जनूबी अफ्रीका में भी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21।